Hello everyone. Welcome to this edition of Daily News Digest (DND). Today, we are going to discuss some important articles from today's newspaper itself. कुछ हिंदू से मैंने कुछ आर्टिकल्स लिए हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ. There are two important articles. First one, which is regarding the cyclone Fengal to cross Puducherry कोर्स टुडे नून. तो ये हमारे लिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल में इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है. देखो, GS1 एंड GS3 दोनों के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट पार्ट इज ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो साइक्लोन होता क्या है वो स्टूडेंट को रीड करना चाहिए. इसमें भी हम जहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन की सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पर. तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, देन डिप्रेशन क्या होता है. उसके बाद हम देखेंगे कि टेम्परेट साइक्लोन्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है. दोनों चीज़ों को स्टूडेंट को पता होना चाहिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन GS1 में आ सकता है. यहाँ से वो रेफरेंस ले सकते हैं इस पर्टिकुलर साइक्लोन से. दूसरा, हम GS3 के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हम डिजास्टर मैनेजमेंट में इसको रीड करेंगे. तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि फॉर एग्जांपल ये कौन कौन से एरियाज को अफेक्ट करता है. तो अफेक्टेड एरियाज या फिर हम बोल सकते हैं साइक्लोन प्रोन डिस्ट्रिक्ट या साइक्लोन प्रोन एरियाज. तो यहाँ पर ये सब मेंशन है कि ये किस किस डिस्ट्रिक्ट को अफेक्ट करेगा. देन नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है कुछ जैसे फॉर एग्जांपल रेड अलर्ट कहाँ पर है, ऑरेंज एंड येलो अलर्ट कहाँ पर है. तो ये अलर्ट्स किस टाइप के होते हैं, कलर कोडिंग हम क्यों करते हैं. तो ये इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए. अ, कुछ इसमें जो लोकेशंस मेंशन है वो ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से GS1 के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाती है. जिसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स मेंशन है. उसके बाद कावेरी डेल्टा मेंशन है. मामल्लपुरम मेंशन है. तो मामल्लपुरम जो है वो हिस्टोरिकल साइट भी है तो उस हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. कल्चरल साइट भी है. तो ये जो लोकेशंस हैं इसको एटलस पे मार्क करना है. अदर देन दिस साइक्लोन को ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से GS1 में रीड करना है. देन GS3 के पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट शुड ऑल्सो नोट डाउन द NDMA गाइडलाइन फॉर मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन और फॉर एग्जांपल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजास्टर साइक्लोन. तो ये जो NDMA ने गाइडलाइन निकाली है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है. UPSC डायरेक्टली पूछ सकता है. तो इस टाइप के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर आर्टिकल से बन सकते हैं. साइक्लोन की नेमिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, किस टाइप से इनको नेम दिए जाते हैं. तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है. सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग दिस आर्टिकल. नेक्स्ट आर्टिकल जो है डेट इज रिगार्डिंग सिलिका माइनिंग. इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ डाटा नहीं है हमारे लिए बट कुछ बॉडीज मेंशन है जो इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल NGT ने CPCB को बोला है टू प्रिपेयर पेन इंडिया गाइडलाइन. गाइडलाइन किस लिए बोला है, टू फॉर सिलिका सैंड माइनिंग एंड सिलिका वॉशिंग प्लांट्स. तो इनके लिए क्यों गाइडलाइन बोला है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, क्योंकि बोथ दीज वॉशिंग एंड माइनिंग पोज सीरियस हेल्थ रिस्क टू पीपल वर्किंग इन द प्लांट्स और रिजाइडिंग नियर बाय द प्लांट्स. तो ये हेल्थ एक टाइप से जो इसकी डस्ट है, सिलिका डस्ट, इसके कारण कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं. तो उस पर्सपेक्टिव से NGT ने बोला है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, कि CPCB को विद इन 3 मंथ्स इसमें एक गाइडलाइन बनानी चाहिए पेन इंडिया, पूरे इंडिया को लेके, रिगार्डिंग माइनिंग एज वेल एज वॉशिंग प्लांट्स. तो ये इंपॉर्टेंट है. सेकंड थिंग, NGT क्या है, कब फॉर्म हुई थी, और इसमें पहले भी क्वेश्चन आ चुका है. तो NGT क्या है, कब फॉर्म हुई थी, किस टाइप की बॉडी है, किस किस एक्ट के अंडर में इसका जो जुरिडिक्शन है वो जाता है. तो वो इम्पोर्टेंट है. नंबर ऑफ एक्ट्स, कौन से एक्ट में इसका जुरिडिक्शन नहीं है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अगेन क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस एक्ट के अंडर में बना है और किस टाइप की बॉडी है. इसके जो एम्स हैं और ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या है. मैंडेट हम बोल सकते हैं इसका, मैंडेट क्या है. नेक्स्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक मेंशन है डिजीज जिसको बोलते हैं सिलिकोसिस. तो ये भी जो हम अभी बात कर रहे हैं हेल्थ इश्यूज की या हेल्थ इम्पैक्ट्स की ऑफ द सिलिका प्लांट्स, सैंड माइनिंग प्लांट्स एज वेल एज सैंड वॉशिंग प्लांट्स. तो ये दोनों प्लांट्स का हेल्थ इशू में एक इम्पॉर्टेंट ये इशू है सिलिकोसिस. ये जो है लंग डिजीज है कॉज बाय द प्रोलॉन्ग्ड इनहेलेशन ऑफ सिलिका डस्ट. तो ये जो डिजीज है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका कॉजिंग एजेंट क्या है, किस टाइप से ये होती है. ठीक है, तो ये कोई वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, या सिलिका डस्ट की वजह से होती है. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लंग डिजीज है या किस टाइप की डिजीज है. इस टाइप के ऑप्शंस बन सकते हैं. इसमें कुछ और डिटेल्स हमें देखना हो तो फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर
Silicosis is a lung disease caused by inhaling very tiny crystalline particles of silicon dioxide or silica. So for example, you will have symptoms of coughing, inflammation, इस टाइप के symptoms रहेंगे यहाँ. You can see inhalation of silica particle, crystalline particles. So tiny particles जब जाते हैं तो lungs में issues create होते हैं, उसके कारण swelling हो सकती है लंग्स में. तो ये सब इश्यूज जो हैं इसकी वजह से ये डिजीज होती है. तो ये जो होता है ये शॉर्ट टर्म या शॉर्ट पीरियड में नहीं होता है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर जरूरी है इसके लिए, लंबे टाइम के लिए. तो वो जनरली उन लोगों का होता है जो या तो प्लांट में वर्क कर रहे हैं या उसके आसपास रिजाइड कर रहे हैं. तो इन दोनों के लिए है एनजीटी ने बोला है कि यू शुड मेक अ गाइडलाइन फॉर दिस टू टाइप ऑफ प्लांट्स. तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है उस पर्सपेक्टिव से. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. नाउ आई इनवाइट गौरव सर टू कंटिन्यू दिस डिस्कशन. Thank you, sir. So there is one article from my side from today's edition of the Hindu, and let's go into it. So this article is all talking about the recent government of India measure of one nation one subscription scheme. अब ये scheme क्या है and how it is going to augment the research and development architecture in India. So we will try to know about it a bit from this article. So we all know that this one nation one subscription scheme has been brought down for bringing down the cost of access to the research paper. Okay, so thing is that students should know that while a student do sort of research, they have to do lot of literature survey. उनको literatures बहुत ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं. Then they make their like own thesis बनाते हैं and they for similar sort of जिस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं तो वो देखना चाहते हैं कि इस पे सिमिलर रिसर्च हुए हैं या नहीं हुए हैं. तो फॉर दैट दे नीड एक्सेस टू द रिसर्च पेपर्स एंड थिंग इज दैट मेनी रिसर्च पेपर्स जब आप डाउनलोड करने जाओगे तो वो आपसे चार्ज they will charge you and charges are very hefty. So many sort of student who are not doing research at premier universities at premier institution are denied of such facilities. इस तरह से जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक एक्सेस है वो रुक जाता है उनको. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसीलिए एक कदम बढ़ाया है कि ओके, सेंटर विल एलोकेट अ फंड ऑफ 6,000 करोड़ टू सॉर्ट ऑफ 30 जर्नल्स. जो टॉप जर्नल्स हैं उनको वो 6,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा 3 सालों के लिए कि आप जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में बच्चे जो रिसर्च कर रहे हैं यू विल प्रोवाइड देम access to the research papers free of cost. Okay, so this is whole thing that a student should know, but there are some catches, there are some loopholes in this scheme that we will talk about. Okay, so while the generally undesirable central promise to be a through one subscription scheme. One nation, it was when proposed first proposed in the fifth draft of National Science Technology and Innovation Policy 2020 में हुआ था. पहली बार इस चीज पे बात हुई थी in response to hefty fee charged by research journals. And thing is that होता क्या है कि आप दे आर लाइक इन जर्नल्स दे आर टू टाइप्स. एक आप ओपन एक्सेस करवाते हैं और एक आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है कि ओके इन ओपन एक्सेस यू हैव टू गिव फी ओके टू द जर्नल्स फॉर पब्लिशिंग योर आर्टिकल. Then what becomes your articles become very public, other scholars can cite it. Like मुझे कोई आर्टिकल, मैं किसी टॉपिक पे काम कर रहा हूं और मुझे वो आर्टिकल उससे मिलता जुलता आर्टिकल चाहिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सब्सटैंशिएट करने के लिए, आई विल साइट दोज आर्टिकल. बट आई कैन ओनली साइट दोज आर्टिकल इफ इट इज फ्रीली अवेलेबल इन द पब्लिक. इफ इट नॉट पब्लिक, हाउ आई कैन साइट इट? बट थिंग इज जब आपका आर्टिकल होता है, रिसर्च पेपर होता है, वो पब्लिक डोमेन में होता है, चांसेस आर कि आपके जो रिसर्च आर्टिकल है वो ज्यादा साइट होगा, आपका रिसर्च स्कोर बढ़ेगा. सो दैट इससे जो कैंडिडेट है, इससे जो रिसर्च स्कॉलर है उसकी उसकी एक तरह से उसको एक तरह से बढ़ावा मिलता है. ठीक है, बट इन द सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल व्हाट यू डू, यू डोंट पे एनी चार्ज. आपका रिसर्च पब्लिश होता है बट थिंग इज दैट फॉर डाउनलोडिंग इट और गेटिंग एक्सेस टू अदर्स हैव टू पे. तो इस तरह से आपका जो आर्टिकल है वो पब्लिक नहीं होता है, यू डोंट गिव मच रिकॉग्निशन, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, आपका रिसर्च स्कोर नहीं बढ़ता है, तो ये डिट्रीमेंट्स द रिसर्च एक्टिविटी. ओके, सो what was like, इसके लिए क्या करते थे फॉर स्कॉलर्स एंड पीपल एट लार्ज टू एक्सेस द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड. इसमें क्या होता है कि जर्नल्स एंड पब्लिश सबमिटेड, वो हमने अभी बात करी. So many research institution what they do, they subscribe to many of these journals. Like if you are doing in IIT Delhi में आप PhD कर रहे हो और research कर रहे हो, they already have paid many research articles वगैरह को पे करके रखते हैं so that their
जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको एक्सेस कर सकते हैं। सो तो उन्होंने एक कंसोर्शियम बनाया था। इस तरह के जो सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन थे उन्होंने कंसोर्शियम बनाया था कि वी विल हैव एक्सेस टू दीज रिसर्च आर्टिकल्स जो हम अपने स्टूडेंट को देंगे, तो उसी को रिप्लेस किया सेंटर ने। Center approved the November 15 replaces these consortium with the national government and obliges journal to provide a single fee to access them. The upshot is expensive journal will now become available at underfunded government institution at well. Not only big institution but underfunded. अब स्टेट लेवल पे भी कोई इंस्टीट्यूशन है उस वहां भी एक्सेस हो सकता है। बट व्हाट इज लाइक लूप होल क्या है? loophole is that it is limited to only publicly funded institution, private funded institutions में नहीं रहेगा। बात अभी भी है, large section of the student will remain unaffected by this move, ठीक है। and it allows a strong hold of the commercial publisher on the publishing sort of, and then many journals subsist on publicly funded research while also charging people money to access it। जो हमने बात की कि वो आपसे भी पैसा ले रहे हैं और अदर पब्लिक से भी पैसा ले रहे हैं कि उसको एक्सेस करने के लिए। तो बात यह है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में रिड्यूस दी सम्स, बट गवर्नमेंट विलिंगनेस टू एलोकेट 6,000 crore for 3 years for the 30 major publishers must be seen in the backdrop of the gross expenditure on the research and development as a fraction of GDP having becoming stagnant। क्योंकि हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो जीडीपी के अगर हम पर्सपेक्टिव में देखें फ्रैक्शन बहुत कम है, तो इट विल लाइक अपशॉट इन दैट कि वी आर लाइक स्पेंडिंग फॉर द फर्दरिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द कंट्री। बट थिंग इज दैट इसके बजाय गवर्नमेंट ये कर सकती थी, दे कुड हैव प्रमोटेड एडॉप्शन इन ग्रीन और डायमंड ओपन एक्सेस मॉडल दैट गारंटी पब्लिक एक्सेस बाय डिफॉल्ट, और कुड हैव एज मैटर सपोर्टेड द होम ग्रोन जर्नल जो सेंसिटिव है इंडियन स्कॉलर्स के सर्कमस्टांसेस को लेकर, कि इंस्टेड ऑफ गिविंग 6,000 crore यू कुड हैव आस्क दोज इंस्टीट्यूशन दोज रिसर्च जर्नल्स जो हैं कि आप इसको ओपन एक्सेस कर दीजिए सबके लिए, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा है वो भी देख सकता है, हर कोई देख सकता है, ये काम नहीं किया गया, तो एक तरह से ये मिसिंग लिंक रहा है इसमें, ठीक है। And thing is that also many of the players absence of consultation with the institutes on their own specific needs, ये भी इसमें कि इस गवर्नमेंट ने कंसल्टेशन नहीं किया है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के साथ, तो ये भी एक नीड फेल्ट हुआ कि इट वाज लाइक हैस्टी डिसीजन, ये पूरा मिल के बैठ के काम करना चाहिए था इसके ऊपर, तो इट वाज गुड मूव दो इट्स अ सॉर्ट ऑफ हैस्टी डिसीजन। So this is all take away from this article. Now I'll invite Manish sir to carry forward this discussion. I have one article from the Indian Express today's edition, and this article is talking about the new norms, new decision of the UGC, which allows the flexible degree completion for undergraduate students. So, in this article, we will see what this scheme is and how it will work and how it is going to impact overall academic things in our country. So first of all, there is two provision of this particular decision in which there is two type of things. First is accelerated or extended timeline for getting your degree. In the accelerated degree program, what we will do now, the credit will be same, the course duration will be same, but however, the student who is opting for this program may complete his or her course before the required time. For example, 4 साल की अगर डिग्री की है, आप में पोटेंशियल है, सेम क्रेडिट आप 3 साल में भी लेके अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो. ऑन द अदर हैंड, द स्टूडेंट्स हु आर ऑप्टिंग फॉर एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम, they will get less credit per year so that the overall course will increase. This means कि the 4 year का जो course है, the students will able to complete the course within 5 or 6 year. तो यहाँ पे जो workload होता है कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स पे जो लो पोटेंशियल स्टूडेंट्स होती है, तो उनके लिए ये प्रोग्राम लाया गया है. तो एज फार एज ऑब्जेक्टिव की बात करें इस प्रोग्राम का, तो ये कहीं ना कहीं डाइवर्स एकेडमिक जो नीड्स होती है और कॉग्निटिव एबिलिटीज होती है डिफरेंट इंडिविजुअल को, उसको फुलफिल करने के लिए लाया गया है. जहाँ पे जो हायर परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स है वो कंप्लीट कर लेंगे डिग्री फास्टर, और जो लोअर परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स है वो कहीं ना कहीं उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा कि वो अपनी डिग्री को धीरे धीरे कंप्लीट करे. और ये ड्रॉप आउट्स जो होते हैं हायर एजुकेशन में, कहीं ना कहीं वहां पे ये सपोर्टिव होगा और अच्छे से इसको ड्रॉप आउट को रोकने में इफेक्टिव होगा. तो in the next part, this article is talking about how this scheme is getting will be implemented. What will be the criteria for deciding who are the students who is going
going for the ADP and who are going for the EDP. So for that, there will be a selected this committee who will scrutinize application received from the both the category of students. जो डिटरमाइन करने का क्राइटेरिया है, दैट विल बी द क्रेडिट competing potential of the student based on their academic performance. पास्ट में बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा रहा, on the basis of that it will be decided who is going to get the ADP and who is going to get into the EDP. As far as ADP is concerned, there is some restrictions कि a institute can take maximum 10% of students in ADP category. However, there is no such cap in the EDP students. ठीक है। तो इसके बाद से यहाँ पे एक बात की जाती है, जो इनको डिग्री मिलेगी ना, इन द डिग्री इट विल बी मेंशन्ड कि द स्टूडेंट गॉट इट डिग्री फ्रॉम द एडीपी और ईडीपी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एडीपी के थ्रू डिग्री लेता हूँ तो मेरे डिग्री पे मेंशन रहेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है कि कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेटरी फैक्टर हो सकता है लेटर ऑन, जब आप मार्केट में जाएंगे जॉब के लिए। द कंपनी विल definitely prefer the students who have completed their degree through the ADP। तो ये एक पॉइंट है निगेटिव, जिसको हम जहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन करने की बात होती है हम इसको कोट कर सकते हैं कि इट मे प्रमोट द डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस इन द इंडस्ट्री, मेनली इन द प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज दे आर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद से यहाँ पे लास्ट पार्ट में ये बात की जाती है कि व्हेन विल द ऑप्शन किक इन। तो ये जुलाई अगस्त सेशन 2025-26 में शुरू होगा। इट वुड बी, उसके बाद से यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस पे ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको एज इंस्टीट्यूशन यू नीड टू इम्प्लीमेंट दीज स्कीम्स। इट इज अप टू यू एज ए इंस्टीट्यूशन इफ यू वांट टू मेक सच डिवीजन इन योर डिग्री डिलीवरी जो स्कीम्स होती है, जो भी प्रोग्राम्स है। तो इट्स अप टू द इंस्टीट्यूशन टू ऑप्ट फॉर दिस और ऑप्ट आउट ऑफ दिस स्कीम। कोर्स को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में दिया जा सकता है, ये भी इसमें एक प्रोविजन है। और इसमें एक अच्छी बात ये है कि जो एडीपी स्टूडेंट्स है ना, दे कैन इनरोल इन एडवांस और स्पेशलाइज्ड कोर्स ऑलरेडी पार्ट ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट और एडवांस अंडर graduate curriculum, allowing them to fulfill credit requirement more effectively. This means कि they are good. Suppose they are doing BSc or bachelor degree, along with that they may opt for some other degree also, वहां से भी वो अपने क्रेडिट को एड ऑन कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो ओवरऑल दिस इज द मेन टेक अवे ऑफ दिस आर्टिकल। ठीक आर्टिकल है, अच्छा है, सर मुझे क्योंकि एक जो हायर अच्छी हायर। एक जो यस सर। अच्छी बात लगी है, ये जो एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम है, मेनी वर्किंग प्रोफेशनल कैन गेट एक्सेस टू इट, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि यस होता है वो 2 साल में नहीं पूरा कर पाते हैं। देर आर सर ओपन, वो ओपन यूनिवर्सिटीज के थ्रू करते हैं, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी ये अच्छा एक तरह से मौका है। यस सर। तो दिस इज द बेसिक टेक अवे ऑफ दिस आर्टिकल। हायर एजुकेशन से हमेशा हमेशा क्वेश्चंस आता है मेंस में, तो दिस आर्टिकल गिव्स यू सम गुड पॉइंट्स यू मे यूज एनीवेयर। और स्कूल एजुकेशन इज वन ऑफ द चैलेंजिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो डेमोग्राफिक डिविडेंड्स की बात करते हैं उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एजुकेशन का। और हमारे यहाँ जो एजुकेटेड ग्रेजुएट होते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट, उसमें स्किल की कमी होती है। तो आप इसको कहीं ना कहीं अच्छे से यूज कर सकते हैं इस आर्टिकल्स में जो पॉइंट है उसको। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड टुडे सेशन। थैंक यू ऑल।